डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात में 6 रोज़ जो हैं बाकी हैं। इसके अलावा अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये तो अभी यानी ये एक हफ्ता और इस एक हफ्ते से भी कम, अब तो चंद दिनों की बात है। और उसमें अब तमाम मुल्क के जो लोग हैं उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा वोट डालना है। और उसके बाद फिर 14 दिन इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके आने के बाद कोई तकरीबन 14 रोज़, यानी इसको आप समझें कि कोई 25 तारीख तक, 25 फरवरी तक नई हुकूमत सामने आ जाएगी। अच्छा, 14 दिन के अंदर अंदर ये पूरा अमल मुकम्मल करना होता है, जिसमें पहले गैर हतमी नताइज आएंगे, फिर उसके बाद हतमी नताइज का ऐलान होगा, फिर उसके बाद जो 3 दिन का वक्त दिया जाएगा आज़ाद अरकान को कि वो चाहें तो वो कोई जमात ज्वाइन कर लें, चाहें तो वो इंडिपेंडेंट रहें। और फिर उसके बाद जो है वो इस दौरान जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका जो है वो उनका भी चुनाव होगा। और फिर जो है वो स्पीकर अपनी जगह पे चूँकि मौजूद हैं, राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर के तौर पे मौजूद हैं अभी, यानी असेंबली तो चली जाती है, स्पीकर रहता है ज़ाहिर है। उसके बाद फिर सदर मुमलिकत जो हैं वो कहेंगे कि अक्सरियती पार्टी जो है उसको दावत देंगे कि वो हुकूमत बनाए, इजलास कॉल होगा। ये सारा अमल जो है ये कोई 24-25 फरवरी तक ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, एक लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे फिर रुकेगा नहीं, यानी 24-25 तारीख तक जो है वो नई हुकूमत बन जाएगी। अच्छा, इस दौरान मुकम्मल ज़ाहिर है कि अगर तो बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत या आप समझें कि उससे कम सीटें आती हैं किसी पार्टी की, तो फिर बहुत बड़ा जोड़ तोड़ होगा जिसमें बहुत सारे इत्तेहादी आएंगे, फिर वजारतें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, क्या होगा, ये सारा प्रोसेस है। लेकिन ये एक इंतखाबी अमल चलेगा मार्च के आखिर तक। और मार्च के आखिर तक यूँ चलेगा कि इसके बाद जब ये कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन, क्योंकि सेनेट की सीटें खाली हो रही हैं, निस्फ सेनेट खाली हो रही है। और वो निस्फ सेनेट जो है वो जब अपनी जगह पर आ जाएगी, सेनेट मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर गालिबन सदर का चुनाव होगा, क्योंकि जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है वो उस वक्त तक मुकम्मल होगा जब सेनेट, मेरा ख्याल है सदर उस वक्त तक गालिबन रुकेंगे। लेकिन ये है कि फिर सदर आरिफ अलवी साहब का भी देखना है कि वो कहाँ पे, क्योंकि देखें अभी सूरत इसकी वाज़ेह नहीं है कि हुकूमत, तो हम तो बात करते हैं कि इस तरह से हुकूमत बनेगी। लेकिन अगर आप इसमें देखें ना, तो इसमें जो मतलब मैं अपनी राय देता हूँ और जाहिर है कि इससे इख्तलाफ किया जा सकता, जो सबसे अहम और जिसको कहते हैं ना चिल करने वाली सीट अगर कोई खाली हो रही है ना, तो सदर की हो रही है। उसकी वजह यह है कि अगर आप कई शख्सियात जो है, जो सियासी जमातों के सरबराहान हैं ख़ास तौर पे, वो जो है इस वक्त उनसे पूछें कि सदर बनना है कि वज़ीर आज़म, कहेंगे सदर बनना है। उसकी वजह यह है कि पहली बात तो यह है कि सदर जो हैं वो उनको इम्यूनिटी होती है। मुझे नहीं पता आरिफ अलवी साहब के मुकदमात जो हैं तो वो उनकी क्या पोजीशनिंग है, लेकिन वो जिस दिन अपना ईवान सदर छोड़ेंगे तो उसके बाद वो जो उनके केसेस, अभी मेरी तहरीक इंसाफ के लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ केसेस हैं अभी उन पर, पीटीवी हमला और इस तरह के केसेस, जैसे शायद उनके इन्हीं के लॉयर्स मुझे बता रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सुन। लेकिन बहरहाल जब सदर हैं तो आपको इम्यूनिटी है, वज़ीर आज़म को नहीं होती। और ये जो हुकूमत है ना, हुकूमत चलाना कि महंगाई हो गई, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात, ये वजारतें, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, ये जोड़ तोड़, ये सारे मामलात, ये सारे लगते हैं वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म इसका ज़िम्मेदार होता है। और जो सदर है वो नहीं होता। सदर तो एक उसकी एक मतलब एक पोजिशनिंग भी है और एक ओहदा भी बड़ा। अच्छा, फिर दूसरी बात जो है वो ये है कि देखें अभी तक जो हमने सदूर देखे हैं एक तवील अरसे से, यानी आप समझें कि
तकरीबन मेरा ख्याल है फारूक लगारी साहब के बाद। वो सदूर हमने ऐसे देखे हैं जो कि सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान एक कोई माज़ाराई नहीं देखी हमने, दोनों ऑफिस के दरमियान। और यानी जरदारी साहब सदर थे तो ज़ाहिर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ शेख साहब ये वज़ीर आज़म थे, कोई किसी किस्म की। जो मुशर्रफ साहब थे तो मुशर्रफ साहब थे, तो वहाँ जमाली साहब हों या शौकत अजीज़ हों तो वो इसी तरह से जो है वो जब नवाज शरीफ साहब आए तो उस वक्त ममनून हुसैन साहब तो या फिर आरिफ अलवी साहब खान साहब के दौर में, तो वज़ीर आज़म और सदर जो हैं वो उनके दरमियान। लेकिन जब पीडीएम की हुकूमत आई तो हमने खिंचाव देखा थोड़ा सा। तो जो सदर का जो ऑफिस है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए है कि जो हुकूमत बनेगी क्या सदर भी उसी हुकूमत का, उसी जमात का होगा या किसी दूसरी जमात का होगा। उसकी वजह यह है कि अब ममनून हुसैन साहब या आरिफ अलवी साहब नहीं होंगे वहां पर। अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है, फर्ज एक सिनेरियोस बनाते हैं ना, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो सदर जो है वो अगर फर्ज करें जरदारी साहब होते हैं या मौलाना साहब होते हैं, तो वो जरदारी साहब और मौलाना साहब जो है वो एक मतलब हैवी वेट पर्सनैलिटीज़ हैं। उनसे ये तवक्को ना की जाए कि वो जो है वो ममनून हुसैन साहब या आरिफ अलवी साहब की तरह वो बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जो है ना ये बड़ी एक वो जाहिर है कि वो अगर किसी और जमात के पास जाएगा और वो किसी सरबराह के बड़ा बड़ा उहदा है ना सदर का, तो वो तो महफिल उधर अलग महफिल होगी, इधर अलग महफिल होगी, या एक ही पार्टी के होंगे दोनों, ठीक है। क्योंकि देखें मतलब है कि अपनी एक भारी भरकम शख्सियात है ना जो कि ईवान सदर में आना चाहती हैं, तो वो जो है वो उस तरह का सिनेरियो तो नहीं है कि जिस तरह का सिनेरियो आप कहें कि जी वो नवाज शरीफ साहब के साथ के दौर में था या जो खान साहब के सदर थे या उससे पहले मुशर्रफ। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो भी सदर की शख्सियत होगी वो एक बड़ी हैवी वेट पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि वो किसी पार्टी के सरबराही जो हम नाम सुन रहे हो, जो नाम सुने जा रहे हैं, बात कही जा रही है, तो क्योंकि दोनों ये 2-3 ओहदे 4 ओहदे एक साथ खाली हो रहे हैं ना, तो इसलिए इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस। और साथ ही सूबाई फिर हुकूमतें कैसे बनेंगी, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल अलाइनमेंट कैसे होगी। और अगर अच्छा पीपल्स पार्टी वहाँ से पुरजोश है, मुकम्मल तौर पे वो मैदान में है कि जी बिलावल वज़ीर आज़म आ रहे हैं। बिलावल अगर वज़ीर आज़म आते हैं तो फिर क्या सूरत गरी होगी, ठीक है ना। अभी तो बिल्कुल आप समझे ना कि कोई आपस में नहीं हो रहा कोई मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपोजिशन लीडर कौन होगा, मतलब अपोजिशन लीडर कौन होगा। अगर कोई कोई मखलूत पीडीएम की हुकूमत भी अगर बनती है तो उसमें भी तो पिछली हुकूमत में तहरीक इंसाफ बैठी थी ना, कोई अपोजिशन तो होगी। तो यहाँ पर अपोजिशन कौन होगा, कौन होगा अपोजिशन के अंदर, तो और तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेगी, और तो क्या तहरीक इंसाफ के पास ऑपोजिशन में आएगी या जो इनमें से पार्टी जो है वो नहीं ज़्यादा सीटें लेके जाती उसके पास लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का आएगा। तो ये बड़े अभी इसकी, और मैंने आपसे कहा ना कि प्रेसिडेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त, प्रेसिडेंसी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पार्टी के पास शायद प्रेसिडेंसी और जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो नहीं जा रही, ठीक है ना। और फिर उनका सिर्फ यही नहीं है मामलात के इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो खैर ठीक ही चलने चाहिए और चलेंगे गालिबन, अदालत के साथ कैसे चलेंगे ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइज ईसा साहब की जो पर्सनैलिटी और उनकी जो अदालत है उसके साथ सियासी हुकूमतें, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के आखिरी जो उनके अयाम थे जब वो जा रहे थे, चंद रोज़ रह गए थे उनके चीफ जस्टिस साहब के, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो उनके साथ थी वो दिन गिन रही थी कि ये कब जाते हैं मतलब ये कब जाते हैं। और मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कह रहा, मतलब सभी इंतजार कर रहे थे कब जाते हैं यार ये। उन्होंने उनका केस लग गया था कि आखिरी दिनों में उन्होंने एक समाअत कर ली थी, तो ये बात हो रही थी कि कितने दिन रह गए हैं भाई अदालत तो वो जो है ना वो मतलब है कि ये बड़ी तो, लेकिन मेरा अपना मेरी अपनी मतलब ज़ाहिर है कि अपनी राय है कि ये जो भी पार्टी है वो इतनी सीटें लेकर ज़रूर आए कि बहुत ज़्यादा इत्तेहादियों की मोहताज ना हो, वरना एक बहुत बड़ी काबीना बनानी पड़ेगी। जो भी पार्टी आएगी उसको बहुत बड़ी काबीना बनानी पड़ेगी। और ये भी है कि वो सदर के साथ उनका वो चलें, अगर खुद आए तो
फिर डिफरेंट सिनेरियो बनेगा, लेकिन अगर वो अपनी पार्टी से किसी और कदावर शख्सियत को नॉमिनेट कर दें तो फिर ज़रा स्मूथ रिलेशनशिप रहेगी दोनों ऑफिस की। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग दिन है। ये हुकूमत साजी का प्रोसेस है जो मेरा ख्याल है 23 मार्च तक जारी रहेगा, और 23 मार्च को फिर गालिबन नए सदर जो हैं वो सलामी लेंगे। अच्छा, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी जो बात है वो जो मैं रोज़ बात कर रहा हूँ कि जो कि तारीख साज एक दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं, दुनिया गुजर रही है इस वक्त, और वो है कि क्या हम एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने जा रही है। और ये वो सवाल है जो इस वक्त हर रोज़ हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर रोज़ एक कदम आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की तरफ अभी तक, आज के दिन तक बढ़ रहे हैं। और जो इस्माइल हानिया हैं, हमास के सरबराह, पॉलिटिकल ब्यूरो के उनके सरबराह ही के वो जाहिर है कि तो वो काहिरा में हैं, और काहिरा वो पहुँचे हैं। बात सारी शेयर हो चुकी है, सब एक दूसरे को पता है, लेकिन एक उसका एक जाहिर है कि एक ऑफिशियल एक होता है कि भाई गए, मुलाकात हुई, ये हुआ, वो काहिरा में है। और काहिरा में वो एग्रीमेंट जो है, जो कि एक्चुअली तो अब ओपन सीक्रेट है कि वो क्या एग्रीमेंट है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर जो है वो अब बात आगे बढ़ रही है। और थॉमस फ्रीडमैन जो हैं, थॉमस फ्रीडमैन बड़े ज़बरदस्त न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं भी हैं, और ये यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के जो हैं, ये उस दौर में जब ये लेबनान की खाना जंगी हो रही थी और इसराइल ने जब अंदर इन्वेजन की थी लेबनान में, तो उस दौर में ये बैरूत और ये पूरा मिडिल ईस्ट इन्होंने थॉमस फ्रीडमैन ने बड़ा कवर किया हुआ है, किताबें भी लिखी हुई हैं बहुत। ये प्रेसिडेंट बाइडेन के करीब है। तो थॉमस फ्रीडमैन ने इसको बाइडेन डॉक्ट्राइन का नाम दिया है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में जो सेकंड हम यहाँ दिखा रहे हैं, उन्होंने इसको बाइडेन डॉक्ट्राइन का नाम दिया है कि ये बाइडेन डॉक्ट्राइन जो है ये मिडिल ईस्ट के लिए जो है ये बहुत बड़ी एक बाइडेन डॉक्ट्रिन जो है ये सामने आ रही है।